नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। हेल्थ टॉक्स में हिंट रेडियो और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आपके लिए लाते हैं खूब सारी हेल्थ से जुड़ी इंफॉर्मेशन और ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज बात करते हैं डेंगू पर। आपको पता ही है कि डेंगू गाजियाबाद में कितना फैला हुआ है अभी। तो आज हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। डॉक्टर निधि अग्रवाल, आप अपना परिचय कराएं हमारे श्रोताओं से। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि अग्रवाल है। मैं MBBS DNB फैमिली मेडिसिन हूँ। मैं शंकरलाल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट काम कर रही हूँ और आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत वेलकम करते हैं। शुक्रिया। और सारे श्रोता। तो डॉक्टर निधि, बिना किसी विलंब के आप ये बताएं कि डेंगू एक्चुअली होता क्या है। डेंगू एक वायरल डिजीज होती है जो पेशेंट प्रेजेंट करता है फीवर के साथ। हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है, लो ग्रेड फीवर भी हो सकता है और ये फैलता है मच्छर से। मच्छर में भी वैरायटी एडिस एजिप्टी वायरस से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये मच्छर से फैलता है पर होता वायरस से है, यानी कि मच्छर जो है इसका कैरियर है। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। तो आप ये बताएं कि जैसे कि हम जानते ही हैं कि ये जो बीमारी है डेंगू की, ये 30 गुना बढ़ चुकी है WHO के सेंसस के मुताबिक, और ये यूजुअली 50 साल में हुआ है ये। बिल्कुल। तो आप ये बताएं, ये कितने प्रकार का डेंगू वायरस जो होता है वो 4 प्रकार का होता है। इसके स्ट्रेन्स के नाम 1, 2, 3, 4 होते हैं। अगर एक स्ट्रेन से तो इम्यूनिटी, एक बार डेंगू वायरस एक स्ट्रेन होगा तो उससे इम्यूनिटी बन जाती है, लेकिन अगर उसका सेकंड या थर्ड फोर्थ स्ट्रेन हो जाए तो वो सीवियर डेंगू की तरह प्रेजेंट करता है। तो एक बार डेंगू का द्वारा से होना इन्फेक्शन टॉक्सिक ज्यादा होता है क्योंकि मैनिफेस्टेशंस भी प्रॉब्लम्स पेशेंट्स को ज्यादा होती है। जी, तो आपने बहुत अच्छा बताया कि यानी कि आपके पास 4 स्ट्रेन्स हैं, एक से हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि दूसरे से नहीं होगा। तो दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये किन किन एरियाज ऑफ द वर्ल्ड में ज्यादा कॉमन है डेंगू? हमारे इंडिया में तो है ही, साउथ एशिया में, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा कॉमन है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर है और हाई ह्यूमिडिटी है। जैसे कि हमारे यहाँ जुलाई से लेके नवंबर तक रहती है। जी, तो जुलाई से लेके नवंबर तक हमें काफी ख्याल रखना पड़ेगा कि हम अपने परिवार का और कि हमें डेंगू ना हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। तो डॉक्टर साहब, ये बताएं कि किस तरीके से मरीज को कैसे समझना चाहिए कि उसको डेंगू हो सकता है और उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत। डेंगू में पेशेंट फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ कभी प्रेजेंट करता है। खांसी जुकाम नजला भी हो सकता है बुखार के साथ, जिससे कि हम सोचते हैं कि शरीर गिरा गिरा लगना। शुरू के टाइम में कभी कभी पेशेंट के लगता है कि मैं बहुत मलेज वीकनेस फील हो रही है। कई पेशेंट प्रेजेंट करते हैं हाई ग्रेड फीवर के साथ। तो इस मौसम में स्पेशली जहाँ हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर है, तो जुलाई के नवंबर, इनफैक्ट लास्ट दिसंबर तक भी पेशेंट्स इग्नोर ना करें, अपने आप को जरूर टेस्ट कराएं। अगर उन्हें खांसी जुकाम नजला, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो रहे हैं, जैसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हम कहते हैं हल्का बुखार होना, शरीर का टूटना, खांसी जुकाम नजला होना, बॉडी एक स्पेशली। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। डॉक्टर साहब, आपने बोला हाई ग्रेड टेम्परेचर, तो श्रोता को ये बताएं कि हाई ग्रेड टेम्परेचर मतलब कितना तक हो सकता है, कितना तक आप? कई बार तो पेशेंट 106, 107 बुखार के साथ भी आता है डेंगू का, 103, 104। और बुखार डेंगू की प्रॉब्लम्स शुरू होने से पहले नहीं आता, केवल 4-5 दिन रहता है, जो कि बहुत हाई ग्रेड बुखार होता है। कई बार बुखार पैरासीटामोल की गोली 4 या 5 बार खाने पे भी खत्म नहीं होता और पूरा शरीर, इस डेंगू फीवर इज नोन एज ऐसे बॉडी एक फीवर, पूरा शरीर जोड़ तोड़ बुखार होता है, ब्रेक बोन फीवर होता है। इसमें पूरी हड्डी टूट जाती है, शरीर ऐसा लगता है किसी ने बिल्कुल
निचोड़ दिया है। और सबसे पहली बात है, बैक एक बहुत ज्यादा सीवियर कई पेशेंट्स में होता है। डॉक्टर साहब, मैंने सुना है रैश भी पाया जाता है क्या? हाँ, डेंगू में एक्स्ट्रावर्सेशन ऑफ फ्लूइड होता है, मतलब कि हमारी बॉडी का फ्लूइड जब बाहर आने लगता है तो वो बॉडी में चकते चकते करता है। मोस्टली तीसरे या चौथे दिन जाके शरीर में लाल लाल रंग के पॉइंट्स दिखते हैं, चकते चकते दिखते हैं, जो कि डेंगू की सीवियरिटी को शो करते हैं। ऐसे फीवर को हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं। डेंगू के फीवर्स भी हम 3-4 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जैसे प्लेन डेंगू फीवर जिसमें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं, या बैकबोन फीवर है, या फिर डेंगू हेमरेजिक फीवर। डेंगू हेमरेजिक फीवर में पेशेंट को चकते चकते आते हैं, या डेंगू शॉक सिंड्रोम। डेंगू शॉक सिंड्रोम बहुत खतरनाक होता है। इसमें क्या होता है कि हमारी जो नसें हैं, नसें मतलब आर्टरीज, वेन्स जो होता है, उससे जो फ्लूइड होता है वो एक्स्ट्रावर्सेट मतलब बाहर निकल जाता है, हमारे बॉडी के थर्ड स्पेस में आ जाता है। जैसे लंग्स में, फेफड़ों में भर जाएगा, एब्डोमेन में भर जाएगा। पेशेंट को बहुत ज़्यादा उस समय प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे अगर एब्डोमेन में आता है तो वो कहता है कि मुझे खाना ही नहीं खाया जा रहा, उल्टी जैसा लग रहा है, भारीपन लग रहा है। वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में, मतलब पेट के ऊपर वाले छाती और पेट के ऊपर वाले भाग में बोलेगा मुझे बहुत भारीपन लग रहा है, हमेशा उल्टी सा लग रहा है। और कभी कभी सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। ऐसा फीवर टॉक्सिक फीवर होता है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्थ टॉक्स पर बात कर रहे हैं डेंगू पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। डॉक्टर निधि अग्रवाल, आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डेंगू के सिम्टम्स पर, यानी कि उसके क्या लक्षण होते हैं। तो डॉक्टर निधि, आप ये बताएं कि जैसे डेंगू किसी को हो गया, और आपने ये बहुत अच्छा बताया कि नज़ला जुकाम भी इस डेंगू में होता है, क्योंकि यूजुअली लोग सोचते हैं अरे वायरल होगा, क्या जरूरत है करने की, बरसात में भीग गए तो वायरल फीवर हो गया है। तो मतलब इस बात में श्रोताओं को मैं बोलूंगी कि ये ना सोचे कि ये सिर्फ छोटा सा वायरल है, फ्लू सिम्टम है हमें। तो फ्लू सिम्टम आपके डेंगू में भी मिल सकता है। और आपने बताया कि इसमें आपकी पूरी बॉडी टूट सकती है, आपको आईज में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर में दर्द हो सकता है, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खाने पीने में परेशानी हो सकती है, रिकरेंट वॉमिटिंग हो सकती है, बहुत ज़्यादा होती है। कई बार तो पेशेंट लूज मोशंस के साथ भी कभी कभी प्रेजेंट कर सकता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स हो गई, या कोई भी अगर कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी खांसते नोज से ब्लीडिंग हो रही है, या मुंह से ब्लीडिंग हो रही है, गम से ब्लीडिंग हो रही है, इसमें कोई इंजेक्शंस नहीं IM इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए। जो इंजेक्शंस बहुत तरीके से होते हैं, कुछ वीनस लगते हैं, कोई मस्कुलर लगते हैं, तो IM इंजेक्शंस बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। कई बार पेशेंट ब्रश करता है, अगर उसे लगता है कि डेंगू वाला समय चल रहा है तो वो ब्रश भी अपने उंगलियों से कर ले। इज नॉट की टेकिंग ब्रश, क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कभी कभी काले रंग की लेटरिन भी आ जाती है पेशेंट्स को। ये जो ये ब्लीड है, ये काले रंग की लेटरिन खाने पीने से नहीं, कभी सोचते हैं कि हमने काली रंग की चीज़ खा ली है, वो अलग तरीके का होता है। वॉमिटिंग में भी ब्लड आ सकता है, खांसी जुकाम में भी ब्लड आ सकता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा खांसने पे भी आ सकता है। और महिलाएं, कभी कभी महीना जल्दी आ जाता है तो वो सोचती हैं कि शायद ये ब्लीडिंग नहीं हो रही है, लेकिन इरेगुलर ब्लीडिंग और अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो तो ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि वो महीना आपका इरेगुलर है, ये मासिक धर्म इरेगुलरिटी नहीं, कहीं ये डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं अगर पेशेंट को बुखार है, शरीर दर्द है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर निधि कि इसमें हमारे को इंट्रामस्कुलर यानी कि जो कूल्हे पे लगता है या जो हाथ में इंजेक्शन लगता है वो नहीं लगवाना चाहिए। और क्योंकि इसमें पेन होता है तो लोग पेन किलर्स भी खाते हैं, आई थिंक वो नहीं लगाना चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन दोस्तों आप बिल्कुल ना करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम हेल्थ टॉक्स पर बात कर रहे हैं डेंगू पर, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। डॉक्टर निधि अग्रवाल, आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डेंगू के सिम्टम्स पर, यानी कि उसके क्या लक्षण होते हैं। डॉक्टर निधि, आप ये बताएं कि किस समय श्रोताओं को ये ध्यान रखना चाहिए अपना और अपने फैमिली मेंबर्स का कि उनको क्या सिम्टम्स आए कि वो तुरंत अस्पताल जाए। देखिए, 1-2 दिन का हल्का बुखार है तो आप घर पे पैरासिटामोल ले सकते हैं, लेकिन लगातार आपको तेज बुखार हो रहा है, इस समय केवल डेंगू नहीं, मलेरिया का दूसरा वायरस भी होता है, मलेरिया भी होता है, पैरासाइट होता है ये। तो हर समय अगर तेज बुखार हो, बुखार आपका पैरासिटामोल से ठीक ना हो रहा हो, या आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, जैसे मैंने ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशंस बताया, अगर आपको ऐसा फील हो रहा है, या शरीर में चकते आ रहे हैं, या भारीपन है, सांस लेने में परेशानी है, 2-3 दिन में गम ब्लीडिंग है, तो ऐसे में अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें आगे जाके बहुत परेशान कर सकती हैं। और डॉक्टर साहब, श्रोताओं को हम ये भी बताएं कि जो है सारी जो डेंगू है उनको अस्पताल में भर्ती नहीं होना, क्योंकि डेंगू का नाम सुन के ही लोग जो है
थोड़े से एंशियस हो जाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम, डेंगू में केवल 10% पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, 90% को एडमिशन की जरूरत नहीं है। जो 10%, लेकिन ये है कि आप अपने 2-3 दिन में अगर आपका बुखार सही से नहीं हो रहा तो इस समय आप आपको इग्नोर मत करिए, क्योंकि डेंगू फीवर अपने आप में कभी कभी बहुत डेंजरस भी हो सकता है। जैसे कि हमने जब शुरू में हमारे इंडिया में 10 साल पहले आया था तो कई पेशेंट्स को, हमने यंग पेशेंट्स को भी खो दिया, क्योंकि जो मैं आपको बता रही थी कि इसमें फ्लूइड एक्स्ट्रावर्टेज हो जाता है, कि मतलब पानी हमारे शरीर से, प्लाज्मा लीकेज हो जाती है बेसिकली, उसको अवॉइड करना चाहिए। तो अपने डॉक्टर को 2-3 दिन कंसल्ट करें और साथ में ओरल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाएगा। उस समय प्रॉपर हाइड्रेशन रखें, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करें, मतलब कि पैरासीटामोल वगैरह ले लें, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लें। इस समय NSAIDs में बहुत सारे ग्रुप होते हैं, इस समय केवल पैरासीटामोल सेफेस्ट होती है, कॉम्बीफ्लेम, आइबुजेसिक। इनफैक्ट पिछले 5-10 साल से तो मेडिकल प्रैक्टिस में ये दवाइयां इसलिए बंद हो गई कि डेंगू कभी ना हो। स्पेशली जुलाई से अगस्त तक लोग डरते हैं देते हुए कि कॉम्बीफ्लेम ले लो, आइबुजेसिक ले लो, चलो, क्योंकि पैरासीटामोल से भी डेंगू का बुखार नहीं टूटता। अगर 105 बुखार है तो आप कोल्ड स्पॉन्जिंग भी कर सकते हैं, लेकिन और पेन किलर्स, NSAIDs, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत लंबी वो हो जाएगी टॉक। NSAIDs बोल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा श्रोताओं को बताएं। ये नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं जो कि हम बुखार में देते हैं। इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जिसमें कि आइबुजेसिक, ब्रूफिन हो गया, आपका कीटोलैक हो गया, बहुत सारी ड्रग्स होती हैं। बट पैरासीटामोल भी एक है, लेकिन इसे सेफेस्ट, इसमें इतनी ब्लीडिंग होने के चांसेस नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं खूब सारी जानकारी डेंगू पे लेके, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। थैंक यू मैम, आपका फिर से स्वागत है। और हम बात कर रहे थे डेंगू। अब डेंगू का ट्रीटमेंट आखिर, मतलब उसका इलाज आप किस तरह करते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपके शुरू में भी बताया है बातचीत में कि हल्का बुखार हो तो आप इतनी वरी मत होइए, लेकिन अगर आपका बुखार लगातार नहीं टूट रहा है, आपके शरीर में बहुत ज़्यादा चकत्ते आ रहे हैं, या आपको सांस लेने में परेशानी हो रही है, या लगातार उल्टी हो रही है, तो ये तो कहीं कहीं भर्ती के भी साइन होते हैं कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है या लगातार उल्टी हो रही है, क्योंकि आप कोई मेडिसिन ही नहीं खा पाएंगे, ओरल नहीं ले पाएंगे। लेकिन माइल्ड सिम्टम्स हैं कि आपका बॉडी एक हो रहा है, फीवर हो रहा है, तो डॉक्टर्स आपको दवाइयाँ लिखेंगे, ओरल इनटेक करेंगे। अगर वो बेटर होता चला जाता है तो ब्लड टेस्ट की कोई खास इतनी जरूरत नहीं होती है, एक नेशनल विजिटिंग में कराइए। डेंगू का हम लोग टेस्ट बचते हैं पेशेंट्स का कराने के, क्योंकि बहुत कॉस्टली टेस्ट हो जाता है। तो CBC ही अपने आप में एक संपूर्ण टेस्ट होता है। मिनिमम CBC तो मैं कहूंगी कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें हमारा हीमोग्लोबिन, TLC, प्लेटलेट काउंट आता है। डेंगू के फीवर के पेशेंट में 3-4 दिन के बाद प्लेटलेट कम होना लगता है, PCV बढ़ने लगता है। PCV का कम और बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें एक पैक्ड सेल वॉल्यूम होता है। ये हम लोगों की मेडिकल लैंग्वेज में आप लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इसी समय पेशेंट को प्रॉब्लम्स होती है। तो आप प्रॉपर अपने डॉक्टर पे जाइए, वो आपको बताएगा कि आपका क्या सिम्टम्स है, कहाँ आपको एडमिट होना है और कहाँ आप ओरल ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकते हैं। कभी कभी डेंगू में डॉक्टर्स की भी मजबूरी हो जाती है कि वो सुबह और शाम प्लेटलेट्स कम कराते रहते हैं, जांचें कराते रहते हैं, क्योंकि उन्हें देखना पड़ता है कि कहीं क्योंकि डॉक्टर्स भी डरे होते हैं कहीं आपको ब्लीडिंग ना हो जाए। डॉक्टर्स ऐसे ही नहीं आप पे जबरदस्ती इन्वेस्टिगेशन से आपका ब्लड नहीं लेना चाहते हैं, बट आपके प्रॉपर टेक केयर के लिए करा रहे होते हैं कि सुबह शाम प्लेटलेट करें, क्योंकि कई बार बहुत ज्यादा प्लेटलेट कम होने से भी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। जी, तो दोस्तों, अगर आपके डॉक्टर जैसी आपको सलाह दे रहे हैं, आपके प्लेटलेट अगर 2 बार भी करा रहे हैं तो उसे कराइए, क्योंकि वो आपके लिए जरूरी है। पेशेंट सेफ्टी है ये हमारे लिए। नमस्कार दोस्तों, हम फिर हाजिर हैं खूब सारी जानकारी डेंगू पे लेके, और हमारे साथ हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल। थैंक यू मैम, आपका फिर से स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, मैंने देखा है कि जैसे पेशेंट को काफी बुखार हुआ डेंगू में, और उसके बाद उसका बुखार उतर जाता है, तो लोग सोचते हैं अरे ठीक हो गया, अब क्या जरूरत है। तो इस पे थोड़ा सा बिल्कुल, ये मैम आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि शुरू में 4-5 दिन डेंगू में बुखार होता है, लेकिन बुखार वाला टाइम इतना टॉक्सिक नहीं होता। कई बार पेशेंट को हल्का बुखार भी होता है। बुखार के बाद जो 4-5वें दिन से लेके 8वां-7वां दिन होता है, वो टॉक्सिक पीरियड होता है। क्यों टॉक्सिक पीरियड? वो खतरनाक पीरियड होता है, क्योंकि इस समय डेंगू के वायरस ने काम करा, बॉडी में इन्फ्लेमेशन कर दिया, अब वो अपना असर डालना शुरू कर देता है। इस समय हमारा जो फ्लूइड होता है, जो बॉडी में नॉर्मल फ्लूइड हमारी
कोशियों में होता है, मतलब हमारी जो वेसल्स में होता है, वो हमारे थर्ड स्पेस में जहाँ पे नहीं जाना चाहिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीकेज होने लगती है, पानी बहुत ज़्यादा तैरने लगता है, तो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। पेट में भारीपन लगना, कभी लीवर्स के एंजाइम्स मोस्टली डेंगू फीवर के पेशेंट्स में काफ़ी बढ़ जाते हैं, पीलिया जैसा लगने लगता है, पेशेंट पीला हो जाता है बिल्कुल, और साथ में सांस में परेशानी होने लगती है, हार्ट में भी पानी भर जाता है तो हार्ट ब्लॉक भी होने लगते हैं, हार्ट रेट कम हो जाता है पेशेंट को, और आंखों में भी बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। इनफैक्ट प्रेग्नेंट फीमेल्स को तो कई बार बच्चों को उसको फीटस को जो बच्चा होता है उसको भी प्रॉपर फ्लूइड नहीं मिल पाता है, तो उस समय उनकी प्रेग्नेंट फीमेल्स की डेंगू में और ज़्यादा केयर करनी चाहिए। इनफैक्ट छोटे बच्चे तो अपने सिम्टम्स को बताएंगे नहीं, उतनी वीकनेस, इतनी लिथार्जीनेस उस समय पेशेंट को रहती है कि उनको उठना ही नहीं होता, और उस समय अगर प्रॉपर फ्लूइड इनटेक हो जाए, चाहे ओरल फ्लूइड हो जाए, अगर ओरल नहीं ले पाएगा तो आईवी फ्लूइड लेने से भी पेशेंट को इम्प्रूवमेंट होता चला जाता है। जी, आपने बहुत अच्छा बताया डॉक्टर साहब। कुछ आप ये बताएं कि हम अगर इसका अच्छे से इलाज कर लें, मतलब जैसे कि हमें लगा कि ऐसा लग रहा है जैसे आपने लक्षण बताए, तो हम कितने लोगों को बचा सकते हैं इसमें? मतलब डेंगू बहुत ही ऐसा लगता है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी हो जाती है। अगर हम प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर कंसल्टेशन कर लें तो 99% पेशेंट्स बच सकते हैं, केवल 1% पेशेंट में टॉक्सिक होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और ऐसे लाइटली भी नहीं कभी कभी लेना चाहिए, क्योंकि यंग पेशेंट्स हम लोगों ने अपने क्लिनिकल 10 इयर्स की प्रैक्टिस में देखा है कि यंग पेशेंट्स को भी हम नहीं बचा पाते, क्योंकि वो डिलेड डायग्नोसिस होती है, डिलेड ट्रीटमेंट होता है, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो बहुत बुरा होता है। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग अपना बीपी शुगर कभी नहीं चेक कराते, जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब पता चलता है। कभी कभी हमारे शरीर में कुछ छोटी छोटी परेशानी चलती हैं, वेसल्स हमारी वीक होती हैं, कभी कभी ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है। अभी मेरा एक यंग पेशेंट था, उसको ब्रेन हैमरेज हो गया डेंगू की वजह से, क्योंकि कोई अपने आप का बीपी भी नहीं मॉनिटर करता, कुछ नहीं करता। तो चीजों को सही समय पे सही जगह इवैल्यूएट करना जरूरी होता है। मतलब इसमें जो है जरूर अपने डॉक्टर के पास जाएं, आपको डॉक्टर बताएंगे कि आप घर पे ठीक हो सकते हैं, आपका डेंगू जो है माइल्ड वाला है या आपको भर्ती होने की जरूरत है। तो ये आप अपने पे ना छोड़ें, आप प्लीज डॉक्टरी सलाह जरूर लें। श्रोताओं प्लीज आप ये बात सुने। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर वानी और हम लाते हैं आपके लिए हिंट रेडियो 90.4 पर हेल्थ टॉक्स। और डॉक्टर साहब, जैसे हम देख रहे हैं गाजियाबाद में आजकल खूब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, बहुत हाईटी बिल्डिंग्स बन रही हैं। क्या ये जो एडिस इजिप्टियाई जो आपने बताया, जो वेक्टर है, जो एक्चुअली जो एक दूसरे को काट के जो मरीजों को होता है, जो आपने मॉस्किटो बताया, क्या ये वहाँ तक ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत लोगों को लगता है कि हम तो बहुत हाई 15-16 मंजिल पे रहते हैं, हमें तो डेंगू नहीं होगा। डेंगू का वायरस 300 मीटर दूरी तक जा सकता है। एडिस जो है, जो मच्छर है, वो 300 मीटर की दूरी पे जा सकता है, 16-17 मंजिल पे भी जा सकता है। और दूसरी बात है कि जब ये मौसम हो तो अपने घरों में गमले खाली रखें, जो क्या कहते हैं कूलर्स वगैरह में पानी ना भरने दें। अगर वाटर हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो उसको ढक के रखें। बच्चों को भी अपने पूरे कवर रखें, कि स्पेशली इस वेदर में कि पूरे वो बनाएं। अगर बच्चे बाहर खेलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं कि बच्चों को खेलने ना दें, लेकिन मॉस्किटो रिपेलेंट कुछ यूज करें। पूरे मौजे वगैरह सबसे अच्छी तरह से, और पैर पूरे ढके होने चाहिए, क्योंकि गर्मी का मौसम में बच्चे पहन भी नहीं पाएंगे, तो इस तरीके के सूदिंग क्लोथ्स यूज करें कि पूरा बॉडी कवर रहे प्रॉपर तरीके से। जी,